Hi and good morning. Jahir, Nirmal Akanksha, I love you too. Mamta, Akshay, Saurabh, Parul, Meher, Jitendra. प्रियंका सिंह शेखावत. शैलेंद्र चौहान, देवेंद्र सिंह, कुलदीप यादव, अंजलि, सबका नाम लेते हैं जो मुझे स्क्रीन पे दिखते रहता है. और किसी से मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं आपसे. कुछ टेक्निकल टीम अभी कर रही है, अभी 10-15 सेकेंड्स लेंगे स्टार्ट करने में. सेंट्रल एशिया को करना है और साथ में ही आज चाइना पर भी आपसे प्रश्न पूछेंगे. पीछे जाकर के आपका एक चैप्टर चाइना को रिवाइज करवाएंगे और देखेंगे कि चाइना के मैप में आपको कितना याद है और कितना याद नहीं है. आपको ये देखना होगा. ओके, क्या लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है? आप सब देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? सुन रहे हैं? ओके, चलो ओके, शुरू करते हैं. ओके राजीव, देवेंद्र, थैंक यू. चलो ओके. देखो, सेंट्रल एशिया का भू राजनीति में भी बहुत इम्पोर्टेंस है. कल मैंने आपको एक फरगाना वैली दिखाया था और फरगाना वैली तो हमारे मैप में नहीं था, फिर भी मैंने फरगाना वैली दिखाया. तो ये जो सेंट्रल एशिया में फरगाना वैली है, ये भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पर. और भारत सेंट्रल एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के देशों के साथ इसी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन के ट्रेड के लिए पाइपलाइन बिछाने की बात चल रही है. और वहीं पे अवरोध आ रहा है. पाकिस्तान जो यहाँ पर है और पाकिस्तान की सीमा से हम लोग बंध गए हैं बिल्कुल. तो ये पाकिस्तान के क्रिएशन में, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के क्रिएशन में जो सिंध का भाग था, वो सिंध का भाग भी पाकिस्तान को जानबूझ करके दे दिया गया था, जबकि वो नहीं जाना चाहिए था. उसका कारण वही था कि भारत मकरान तट से ईरान से जुट न जाए. जो ईरान का तटीय भाग है, जो पाकिस्तान का तटीय भाग है, उसको हम लोग मकरान कहते हैं.
और उस मकरान तट पे अगर भारत का एक्सेस होता तो ऊर्जा संसाधन में भारत, हो सकता है कि ऊर्जा संसाधन के सस्ते होने के कारण भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी देश बन जाता, जैसा कि पहले था। जब पाकिस्तान हमारे साथ था तो भारत मध्ययुगीन काल में भी विश्व व्यापार में बड़ा हाथ रखता था। और मुगल बादशाहों के पास अपार अकूत संपत्ति थी जिसको नादिर शाह लूट करके ले गया, और कितने हजार बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी में ले गया वो सोना, और भारत को बिल्कुल खाली कर दिया। खैर वैसे भी वो सोना किसी गर्त में ही पड़ा हुआ था, उसका कोई सर्कुलेशन तो नहीं हो रहा था, वो एक व्यक्ति का ही वेल्थ माना जाएगा। फिर भी भारत का सोना था, चला गया। चलो, प्रेरणा बिल्कुल रिप्लाई देते हैं आपका। फरगाना में ही बाबर का जन्म हुआ था, एक ये भी कनेक्शन है। फरगाना वैली जो सेंट्रल एशिया में है। करंट अफेयर का पीडीएफ इस बार का दिया नहीं गया है आप लोगों को, वो दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर का टीम था उसमें कोरोना हो गया, और जो हमारे करंट अफेयर के जो टीम तैयार करती थी वो टीम, एक तो ये दशहरा क्या है, ये जो त्यौहार आ गए उसमें वो टीम घर चली गई, जो कि मैंने कहा था ईमानदारी से हम सब कुछ आपसे बात करेंगे पूरे जीवन, जब तक हम हैं आपके साथ। तो वो हमारी टीम चली गई है। अब टीम के लोग अब घर से लौटे हैं छठ वठ पूजा करके, या जो भी दीपावली मना करके। हमारे टीम में महाराष्ट्रियंस हैं, तो महाराष्ट्रियंस क्या करते हैं कि दीपावली के बाद भी उनका कोई त्यौहार एक आता है, तो महाराष्ट्रियन टीम नहीं लौट पाई है अभी तक। वो इंग्लिश मीडियम तैयार करती है, फिर हिंदी में उसका कन्वर्जन हम करवाते हैं। तो अब लोग आ गए हैं। अब आपको करंट का और जो पीडीएफ जो एक दो पीछे चल रहा है वो आपको हम अब बहुत जल्दी सब मिलना शुरू हो जाएगा। प्रार्थना पांडे, गुड मॉर्निंग सर। कभी मोटिवेट किया कीजिए अक्षय कुमार, रोज ही मोटिवेट करते रहते हैं। नहीं, आज लेकिन मोटिवेशन का टाइम नहीं है, आज पढ़ने का टाइम है। सेंट्रल एशिया पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ की भू राजनीति का भारत से संबंध आपको बतला रहे थे कि वहाँ से गैस पाइपलाइन की बात चल रही है, और वहाँ जो हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं सेंट्रल एशिया में, उसमें भारत का बड़ा डीप इंटरेस्ट है। और भारत में एनर्जी क्राइसिस है। आप सोचो, एक कल्पना करके आप देखो कि भारत में पेट्रोलियम बाहर से आ रहा है, और पेट्रोलियम से ही सब कुछ चल रहा है। जितना ट्रैफिक है सब पेट्रोलियम से चल रहा है। तो पूरा आप देखो कि चाहे वायुयान हो या फिर जितना भी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो सब इसी से चलता है। अब ऐसे समझो कि मान लो कि भारत में पेट्रोलियम का सप्लाई बंद कर दिया, यहाँ जो देश जो निर्यात करते थे भारत को, उन्होंने बंद कर दिया, तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था अचानक से रुक जाएगी। और अचानक से रुक जाएगी तो भारत में सिविल वॉर हो जाएगा। इतना बड़ा देश कैसे सस्टेन करेगा? भूखमरी भयावह बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा संकट है भारत में। भारत का सबसे बड़ा संकट क्या है? ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस है। मनमोहन सिंह ने, अमेरिकन बुश प्रेसिडेंट थे वहां के, उनके साथ न्यूक्लियर संधि की ऊर्जा संकट के कारण की। और साउथ चाइना सी में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में ही वहां पे ड्रिलिंग भी स्टार्ट किया गया। और साउथ चाइना सी में भारत ने वियतनाम को अपना दोस्त बना करके, और साउथ चाइना सी बहुत बड़ा खजाना है। साउथ चाइना सी की भू राजनीति की अगर आप बात करोगे तो चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसी का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ चाइना सी में हैनान द्वीप है, चाइना का एक द्वीप है, हैनान नाम है उसका, छोटा सा नीचे आइलैंड है। तो चूंकि हैनान पे उसका क्लेम है, हैनान में लोहा भी मिलता है, तो वो हैनान के आसपास का एरिया पूरा उसका हो ही जाता है। EEZ के आधार पर वो उसका एरिया पूरा हो जाता है। लेकिन वियतनाम का तट रेखा इतना लंबा है, तो वियतनाम कहता है कि मेरा क्लेम है। और वियतनाम का जो समुद्री भाग है वहां पर भारत जाकर के पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग किया है, लेकिन ONGC को वहां सफलता हाथ नहीं लगी, और जहां भी हमने ड्रिल किया वहां से तेल की प्राप्ति नहीं हुई। तो हम लोग खाली हाथ लौटे साउथ चाइना सी से। और साउथ चाइना सी का जो महत्व है विश्व में,
और चाइना उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसका सबसे बड़ा और मूल कारण है वहाँ का एनर्जी रिसोर्स। और भारत में एनर्जी रिसोर्स और एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा बनते जा रहा है। हम लोगों को न्यूक्लियर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, हाइडल पावर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, कोयले का और ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा कि कोयला इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी न करे और उससे एनर्जी रिसोर्स भी एनर्जी भी हम लोगों को प्राप्त हो। सारे थर्मल प्लांट्स चल रहे हैं भारत में, तो भारत कार्बन के इमिशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है दुनिया में। मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, नेचुरल गैस से प्राकृतिक गैस के सिलेंडर को घर घर पहुंचाया है, योजना बनाई और उसको पहुंचाया गया है। कहीं कहीं पे नहीं पहुंचा होगा, कहीं कहीं तो भारत में बिचौलिए आ जाते हैं, हर जगह करप्शन है, तो इसमें बेचारा प्रधानमंत्री क्या ही कर लेगा। हर घर में जाके खुद से तो सिलेंडर नहीं देगा, और एक बार देगा तो दोबारा भरवाएगा कौन। तो ये तो हमारे तंत्र का दोष है, इसमें व्यक्तिपरक दोष कितना आदमी ढूंढेगा। लेकिन उस सोच को सलाम तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि भारत के एक एक गरीब के घर में योजना बनाया गया कि भाई यहाँ इसका अकाउंट होगा, इसके घर में चूल्हा जलना चाहिए। चूल्हा से मैं आपको बता दूं कि जो लकड़ी का चूल्हा जलता था ना, या जो टायर जलाते हैं लोग, वो सारी स्त्रियां एक समय के बाद अंधी हो जाती थी। और किचन पॉल्यूशन जैसा शब्द है, प्लीज ध्यान से सुनो, किचन पॉल्यूशन है, इंडोर पॉल्यूशन है। जैसे बाहर में हम लोग ट्रैफिक पॉल्यूशन है, तो घर में जो खाना बनता है उससे भी पॉल्यूशन होता है, उसके धुआं से पॉल्यूशन होता है, खाना बनने वाले पदार्थों से पॉल्यूशन होता है। उस पॉल्यूशन से हमारे देश में महिलाएं मर रही थी, अंधी हो रही थी, उनको कई रोग हो जाता था, मानसिक बीमारी हो जाती थी, कोई देखने वाला नहीं है। तो उसकी तरफ एक ये बहुत अच्छा कदम है कि आप भी अपने घर में हो तो अपने माँ से, अपनी बहन से सबसे प्रार्थना करो कि इंडोर पॉल्यूशन से बचें। जो इंडोर पॉल्यूशन होता है ना, उससे किसी धुएं से या उस चीज़ से इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये तो एनर्जी क्राइसिस है भारत में और बहुत भीषण संकट है। और एनर्जी क्राइसिस का समाधान क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। हमने सबसे पहले कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी से भारत बच सकता है कुछ हद तक, हाइडल पावर एनर्जी उससे बच सकता है, और सोलर एनर्जी सबसे बड़ा जो कदम प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है वह सोलर एनर्जी में भारत आगे बढ़ना चाहता है, दुनिया का लीडिंग कंट्री बना हुआ है। तो सोलर एनर्जी और भारत पे एक आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, इंटरनेट खोज करके, हम भी आपको दे देंगे। सोलर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, नव्यकरणीय ऊर्जा, जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, सूर्य कभी खत्म नहीं होगा, तरंगें कभी खत्म नहीं होगी, ज्वार कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनको हम लोग नव्यकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो नव्यकरणीय ऊर्जा की तरफ भारत को शिफ्ट करना पड़ेगा ऊर्जा संकट के दौर में। तीसरा ये है कि भारत को ऐसे राष्ट्र चाहिए, ऐसे बायलैटरल रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे मित्र राष्ट्र चाहिए जो कि अनइंटरप्टेड सप्लाई करें, अनवरोधित आपूर्ति करते रहें ऊर्जा के स्रोत का। जैसे सेंट्रल एशिया हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है, इराक हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है, इराक से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, अरबिया से भी हमारा, यूएई से हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा है, कुवैत से भी अच्छा रहा है संबंध। तो भारत ने वेस्ट एशिया के सभी देशों से बहुत ही पुराना संबंध भारत का रहा है, बहुत मधुर संबंध रहा है। तो लेकिन भारत को नए नए राष्ट्रों की और देशों की खोज करनी होगी। जैसे भारत ने इंडोनेशिया से भी संबंध प्रगाढ़ किए हैं, मलेशिया तो खराब कर लिया संबंध को, भारत ने सबक भी सिखाया उसको, तेल का, उससे पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया। भारत चाहेगा तो मलेशिया तबाह हो सकता है। दूसरा ये कि भारत को सेंट्रल एशिया की तरफ और रूस की तरफ मुखर होना, जहाँ से हम लोगों को हाइड्रोकार्बन्स मिल सकता है। तो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा महत्व भारत के लिए क्या है? एनर्जी सेक्टर में एनर्जी क्राइसिस को ये दूर कर सकता है। और गैस पाइपलाइन की बात चल रही है ना, तो गैस पाइपलाइन अगर मिल जाता है तो फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा और हम लोग शायद अच्छा कर पाएंगे। अब ये सेंट्रल एशिया का वो मैप है जो कि इसको छोटा करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इस मैप को आप देखो, कल भी ये मैंने लगाया था। अब आपको जो यूपीएससी प्रश्न पूछेगी मैपिंग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही पूछने वाली है कि सेंट्रल एशिया के जो राजधानियां हैं, जो देश हैं, सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं बताओ?
छाया क्या आपने पूछा था, मैंने देखा नहीं। कितने देश हैं? 5+3, 5+3 देखो। पहला है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान 3, ताजिकिस्तान 4, किर्गिस्तान 5। 5 तो ये हो गया, और 3 देश ये हैं जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। तो 5+3 अगर हम लोग लेंगे तो 8। सेंट्रल एशिया के अंतर्गत ये 3 देश और ये 5 देश, पांचों को दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि इसको ट्रांस कॉकेशस कहते हैं, लेकिन फिर भी ये सेंट्रल एशिया के देश में ही आएगा, वेस्ट एशिया में नहीं आता ये। और आज हम लोग रूस पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको और क्लियरली बताएंगे कि CIS का कॉन्सेप्ट क्या है, CIS क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में अंतर क्या है, हम थोड़ा बताएंगे आपको। तो ये 5+3 8 हो गया। वेरी गुड, वेल डन। अब आगे देखो, हम लोगों को सबका वो देखना है, कैपिटल सिटीज को देखना है, कैपिटल सिटीज को देखना है। कजाकिस्तान का कैपिटल है आस्थाना, आस्थाना इसका कैपिटल है, और आस्थाना, ये आस्थाना यहां पर मिल रहा है कजाकिस्तान का कैपिटल। तो सबसे पहला कैपिटल मिल गया, कजाकिस्तान का कैपिटल आपको याद रखना होगा। दूसरा कैपिटल हम लोग तुर्कमेनिस्तान में चलेंगे तो अशगाबाद है, अशगाबाद है यहां तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल। अब चलते हैं उज्बेकिस्तान के कैपिटल में। तो उज्बेकिस्तान का कैपिटल तो बड़ा प्रसिद्ध है, आपने ताशकंद समझौता का नाम सुना होगा। ताशकंद में समझौता हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री, कुछ याद है, कुछ सुना है आपने पहले? ये देखो, फिर यहाँ पे ये जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान का यहाँ देखो, ये रहा हमारा ताशकंद। ताशकंद समझौता पर भी बात करने का मेरा मन कर रहा है। ताशकंद समझौता क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री वाला। अब ताजिकिस्तान है, यहाँ दुशांबे इसका कैपिटल है। ये देखो, दुशांबे कैपिटल है ताजिकिस्तान का, दुशांबे कैपिटल है। और उसके बाद रह गया किर्गिस्तान का बिश्केक है, बिश्केक है। तो बिश्केक, ताशकंद, दुशांबे, अशगाबाद या अशगाबाद, दोनों सही है, अशगाबाद या अशगाबाद जो भी कहो। और यहां पे आस्ताना, आस्ताना, ये कैपिटल सिटीज है। यहां पे आओगे तो जॉर्जिया का तबलीसी, तबलीसी, आर्मेनिया का येरेवान, येरेवान कैपिटल है। कैपिटल को आइडेंटिफाई करो और ज्यादा नहीं। अजरबैजान का बाकू, बाकू, बाकू एक बंदरगाह भी है और तेल का बहुत बड़ा उत्पादक भी है। तो ये तो कैपिटल सिटीज को हमने सेंट्रल एशिया में देखा। अब सेंट्रल एशिया में कुछ लिखो, सेंट्रल एशिया के विषय में कुछ लिखो। आपको कजाकिस्तान का कैपिटल चेंज हुआ है, नूरे सुल्तान है क्या, एक बार पता करो। ग्यारह जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें रूस, पाकिस्तान, भारत 1965 के वॉर के बाद, 1965 का वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें ज़्यादातर सेक्टर इंडिया ने जीते थे, लेकिन कुछ सेक्टर्स में पाकिस्तान भी घुस गया था।
तो 1965 के वॉर को लगभग इवन आउट वॉर कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया 65% ज़्यादा टेरिटरी में अंदर गया हुआ था और 30% टेरिटरी में पाकिस्तान भी अंदर आ गया था। 70-30 के रेशियो पे था, तो जीत निश्चित रूप से भारत की थी, लेकिन पाकिस्तान अंदर घुस गया था जरूर। अब ताशकंद समझौते में कुछ ऐसी शर्तें थी जिसके कारण लोग कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री का हार्ट अटैक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में कामराज योजना का प्लानिंग चल रहा था, और कामराज योजना में ये था कि भाई इंदिरा गांधी को कैसे बनाया जाए, नेहरू की बेटी को कैसे सत्ता दी जाए कांग्रेस में, और कांग्रेस के बाकी जो बड़े नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति भी थे, उनको कैसे साइडलाइन किया जाए। तो बड़े बड़े कई नेता थे, आपस में ही राइवल हो गए थे, तो ये भी कारण था। इसके बाद मोरारजी देसाई थे जो कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन बाद में जब वो बने तो बहुत महान प्राइम मिनिस्टर भी सिद्ध हुए, और उनको मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान का भी अवार्ड दिया गया था। और पाकिस्तान से रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया था इंडिया का उस समय, और ताशकंद में तो मर ही गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जहर दे दिया गया था शायद इनको दूध में मिला करके। अब क्या कॉन्स्पिरेसी थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन सत्य था कि उनके बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया था और उनके बॉडी को सीधे जला दिया गया था। डेथ का कारण कुछ नहीं पता किसी को। मैंने बताया कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है या नहीं, आप लोग देखो। नूर सुल्तान है। ओके, ताशकंद समझौता वही सीमा विवाद, टेरिटोरियल विवाद के लिए हुआ था। चलो अब हम लोग सेंट्रल एशिया पे कुछ लिखते हैं। सामने एटलस रखो और कुछ लिखना शुरू करो। लिखो मध्य एशिया का भू राजनीतिक महत्व। मध्य एशिया का भू राजनीतिक महत्व तीन कारणों से है। यह शंघाई कॉरपोरेशन अंग है। तेईस मार्च 2019 के बाद नूर सुल्तान कैपिटल बन गया है कजाकिस्तान का। खैर आप लिखो जो पॉइंट लिखवा रहे हैं। कृप्ति देख रहे हैं आपका भी कमेंट, आप लिखो। पहला मैंने क्या बताया, शंघाई कॉरपोरेशन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेशन बना है, उसका भाग है सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया का महत्व तो है। दूसरा है कि यह CIS का भाग है। CIS का भाग है सेंट्रल एशिया। रसियन जो USSR था उसके विघटन के बाद भी रूस के साथ जुड़ा हुआ है, और रूस का जो CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कि एक कॉन्फेडरेशन है, जो कि एक परिसंघ है, तो उस परिसंघ का भी भाग है सेंट्रल एशिया। तो इसकी शक्ति, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उसके कारण सेंट्रल एशिया की महत्ता बढ़ जाती है। तीसरा है यहां का नेचुरल गैस और पेट्रोलियम रिसोर्स। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम रिसोर्स जो सेंट्रल एशिया में है, सेंट्रल एशिया का नेचुरल गैस, और इसमें
आप लिख सकते हो जैसे उदाहरण स्वरूप कारागांडा। यहां देखो, ये एक पुराना नाम है कारागांडा। लिखो कारागांडा में कोयला। कारागांडा में कोयला का विशाल भंडार है। और पेट्रोविवोस्क है यहां पर। पेट्रोविवोस्क में या ऊपर वाले इस भाग में लौह अयस्क है। कजाकिस्तान के ऊपरी भाग में लौह अयस्क है। कुस्तूने में लौह अयस्क है। ये सब लोहा का क्षेत्र है। यहां पर एक जगह है कुस्तूने। कुस्तूने, यहां पर ये कुस्तूने का भाग है। ये यहां पे लोहा है। इधर भी पूरे ऊपर वाले भाग में लोहा है और यहां वाले भाग में कोयला है। कुस्तूने में आयरन एंड स्टील कंपनी भी है। आयरन स्टील, कुस्तूने जरूर याद रखना है। कुस्तूने में लौह इस्पात उद्योग है। कारागांडा में लौह इस्पात उद्योग है। तो लौह इस्पात उद्योग और ये जो यहां पर पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्स है, उसका एक बहुत बड़ा भंडार है। यहां देखो आलमाटी है। ये देखो यहां पर आलमाटी है। आलमाटी भी यहां का सबसे प्रमुख नगर है। प्रमुख नगर है आलमाटी। आलमाटी जरूर याद रखना। चाइना से कितना सटा हुआ है वो आप देखो। तो यह है आलमाटी। तो कजाकिस्तान सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र होगा। और सेंट्रल एशिया के महत्व पे मैंने आपको क्या बताया? एक शंघाई कोऑपरेशन के बारे में कितना लोग जानते हो बताओ? करिश्मा नाम है क्या आपका या कृष्णा नाम है? करिश्मा नाम है, ओके। बताओ। शंघाई 5 के नाम से भी जाना जाता है। दीपक आर्या, शंघाई कोऑपरेशन या शंघाई 5 कहते हैं उसको। आप लोग जरूर इसको नेट पे खोल करके देखना। इसमें रूस है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है। बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है ये। भारत इसमें नहीं है। तो भारत कई बार देखता है कि ये सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया को जोड़ करके चाइना और रूस सेंट्रल एशिया को भारत से दूर ले जाना चाहता है। तो ये कॉन्स्पिरेसी है शंघाई कोऑपरेशन की। और सेंट्रल एशिया से भारत का रिश्ता मधुर है। इसको SCO भी कहते हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान एक साथ एंट्री मारा है। बाद में गठन के बाद भारत इसका पार्ट है या नहीं? इसमें रैट्स एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप इन चीजों को आगे पढ़ोगे और बहुत गहराई से पढ़ाया जाएगा। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप लोग लिखने लगते हो कि इंडिया पार्ट है, तो हम बोलते हैं कि प्रश्न के रूप में बोलते हैं। इंडिया इसका एक CSO को भारत मेंबर है या नहीं? फिर लोग आगे पीछे लिखने लगा, कोई हाँ कोई ना, कोई हाँ कोई ना। अरे नहीं है। आप इस पे जरूर आज पढ़ोगे SCO के ऊपर में।
2017 में भारत इसका एक मेंबर बना है या नहीं, पता करो। जब यह एससीओ बना था तब भारत इसका मेंबर नहीं था। 2017 में क्या भारत इसका मेंबर बना या सिर्फ ऑब्जर्वर है? इंडिया इसमें सहयोग करता है। आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हो। 2017 से परमानेंट मेंबर है, मैंने तो बताया ना। पाकिस्तान भी इसको ज्वाइन कर लिया है और भारत और पाकिस्तान दोनों इसका मेंबर बन गया है। चलो ओके, अब यहां देखो। अब आओ, कजाकिस्तान में हमने आपको बताया कि कुस्तूने लौह इस्पात उद्योग और आयरन ओर का सप्लायर है। कारागांडा, जरूर याद रखना, कारागांडा कोयला के लिए लिखते जाओ। और अराल सागर पर लिखो तो अराल सागर क्या है, इस पे एक कुछ लिखवाते हैं। अराल सागर पर लिखवाना है मुझे। लिखो, अराल सागर एक झील है। अराल सागर एक झील है जो कि पुरातन टेथिस सागर का टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का अवशेष है। इसके चारों तरफ दलदली भूमि है। इसके चारों तरफ दलदली भूमि है एवं इसके चारों तरफ दलदली भूमि है एवं यह निरंतर संकुचित होता सागर है। निरंतर संकुचित होता सागर है क्योंकि अमू दरिया एवं सिर दरिया अमू दरिया एवं सिर दरिया नदियां सूख रही हैं। नदियां सूख रही हैं। इसके कारण अराल सागर का जैव पारिस्थितिक तंत्र भी विनष्टता की ओर है। विनष्टता की ओर है। यह वास्तव में वैश्विक तापन का दुष्परिणाम है। यह वास्तव में वैश्विक तापन का दुष्परिणाम है तथा इसके वेटलैंड एरियाज, वेटलैंड का नामकरण हुआ था ना, रामसार कन्वेंशन, ईरान में है रामसार, तो इसके वेटलैंड एरियाज भी सूख रहे हैं
वेटलैंड एरियाज भी सूख रहा है अराल का। अराल सागर दो देशों में है, ध्यान से देखो, अराल सागर लिख भी लो। अराल सागर दो देशों में है, एक तो कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दो देशों में है। अब आगे लिखो, लिखो कैस्पियन सागर एवं महत्व। कैस्पियन सागर एवं महत्व। देखो कैस्पियन सागर भी पुरातन टेथिस सागर का ही भाग है। पुरातन टेथिस सागर का ही भाग है। पुरातन टेथिस सागर का ही भाग है तथा भूमध्य सागर का विस्तार है। भूमध्य सागर जो देख रहे हो ना, एक्चुअली टेथिस सागर तक था, सॉरी, एक्चुअली कैस्पियन सागर तक था, तो ये भूमध्य सागर का विस्तार है। फिर लिखो रामसार एक जगह का नाम है ईरान में, इसलिए उसका नाम पड़ा। जगह का नाम है रामसार। पश्चिम एशिया में बहुत सारे ऐसे जगहों का नाम है जिसमें राम शब्द मिलता है। रामल्ला, रोमैला, रामल्ला, रोमैला, इस तरह का राम शब्द से बहुत मिलता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ राम जन्मभूमि था, ऐसा मत सोचने लगना। वहाँ के भी बहुत शब्द हमारे पास हैं। फिर लिखो आगे, कैस्पियन सागर भी संकुचित हो रहा है। कैस्पियन सागर भी सिकुड़ रहा है तथा इसके उत्तरी भाग में विशाल दलदली भूमि है। विशाल दलदली भूमि है जिसमें पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन के निक्षेप प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन के निक्षेप प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से फारस की खाड़ी में प्राप्त होते हैं।
ओके, फिर लिखो लिखो इसके कैस्पियन सागर एक झील है, परंतु इसे सागर कहते हैं क्योंकि, ये प्रश्न भी पूछता है कि कैस्पियन सागर एक झील है परंतु इसे सागर कहते हैं क्योंकि इसमें ज्वार एवं ज्वारीय तरंगें, इसमें ज्वार एवं तरंगें उत्पन्न होती हैं तथा यह तरंगें उत्पन्न होती है तथा यह समुद्री जल से भरा है। टेथिस का ही भाग था ना, समुद्री जल से भरा है। एवं प्राचीन साहित्यों में, ग्रीक साहित्य में इसे अन्य सागरों से जुड़ा हुआ माना गया था, इसे अन्य महासागरों से जुड़ा हुआ माना गया था, जबकि ऐसा था नहीं। कैस्पियन सागर के चारों तरफ कौन कौन से तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उसकी बात की जाएगी, लेकिन अभी लिख लो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है बाकू। सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है बाकू, जो अजरबैजान का कैपिटल भी है। तो ये था अराल सी, ये था कैस्पियन सी, उसके विषय में थोड़ी जानकारी। कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं देख करके बताओ। कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं उसके नाम को लिखो, नोट करो। अराल में 2 था, कैस्पियन में कितना है? किन किन देशों की सीमाएं कैस्पियन से लगती हैं? पेट्रोलियम का पता कैसे चलता है, ये तो बहुत सुंदर प्रश्न है दीपक, लेकिन एक समय आएगा जब आप पढ़ोगे इसको। इंडियन ग्रेट डेजर्ट टेथिस का भाग है। तुम्हारा जो सांभर लेक है ना, वो भी टेथिस का भाग है। ये सब क्यों पूछ रहे हो अभी? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान। अरे अशकाबाद कोई देश है क्या शिल्पी? शिल्पी त्रिपाठी पांडे, ये क्या है? त्रिपाठी और पांडे एक साथ? कितने देश हुए? 5 हुए। 5 का नाम लिखो। सुरेंद्र पाल सिंह, तुषार बिल्कुल सही, पंकज 4 ही लिख रहे हो तुम।
ईरान छोड़ रहे हो? ओके, वेल डन, वेरी गुड। तो कैस्पियन का और अराल पे थोड़ा सा तैयारी कर लेना है आपको। इंटरनेट से भी खोजना है, देखना है कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, संसाधन कौन से हैं। मैपिंग में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब लिखो सेंट्रल एशियन डेजर्ट, मध्य एशिया की मरुभूमि, मध्य एशिया की मरुभूमि। लिखो इसे किजलकुम एवं काराकुम, किजलकुम एवं काराकुम भी कहते हैं। अरे ये जो 5 कंट्री है ना कैस्पियन के, उसका एक कोड है ऋतिक, ऋतिक रोशन, ऋतिक। आर फॉर रसिया, आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान और के फॉर कजाकिस्तान और ए फॉर अजरबैजान। ए था पहले, फिर कजाकिस्तान। ओके, अब आगे लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो सेंट्रल एशिया की मरुभूमि का निर्माण महाद्वीपीयता के कारण है, महाद्वीपीयता के कारण हुआ है, महाद्वीपीयता के कारण हुआ है, जिसका अर्थ है समुद्र से दूरी। आपने एमबीबीएस कर लिया है, वेरी गुड। फिर तो आप मुझे बताओ कैसे अच्छा हेल्थ रखा जाए। आप लोग दोनों लोहिया में डॉक्टर हो, राम मनोहर लोहिया। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। तो डॉक्टर साहब आप व्हाट्सएप पे करो, मुझे एसएमएस करो। ओके, हम भी देखें कितने हो। चलो ओके, अब आप लिखो कॉन्टिनेंटैलिटी याद है आपको? बिल्कुल रोहित। कॉन्टिनेंटैलिटी
चलो लिखो आप, लिखो यह मरुभूमि अश्वपालन के लिए, यहां पे अश्वपालक ट्राइब्स रहते हैं। अश्वपालक ट्राइब रहते हैं यहां पे। सेंट्रल एशियन ट्राइब यहीं पे सब रहता है, वही उज्बेक, टर्क। टर्क यहां रहता है, इसको हम लोग टर्क को कई बार तुर्की मानने लगते हैं, वहां नहीं है, ये टर्कमेनिस्तान यहां है, तो टर्क ट्राइब यहां रहता है। टर्क एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है। जब भी कहा जाए कि टर्किश लोग आए तो इसका मतलब तुर्की से लोग नहीं आए, ये टर्क यहां से आए, ये टर्किश हैं। और पुराना आर्य का जो रेस है ना, इसमें माना जाता है इसको। ओके, आप लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। आप लोग जो भी हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हो उनको मैंने कई बार नंबर दिया है। इसी नंबर पे अपनी शिकायतें या अपना स्नेह प्रेम मुझे दर्शाइए, और जब भी शिकायत लिखिए तो उसमें अपना नाम जरूर लिखिए। ओके, तो अश्वपालक है, लिखो यह मरुभूमि चारों तरफ से यह मरुभूमि चारों तरफ से स्टेपी के घास के मैदान से घिरा है। गुड सौरभ, वेरी गुड। आपका भी कमेंट पढ़ रहे हैं मोनिका जी, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। आप लिखो ये स्टेपी के घास के मैदान से घिरा हुआ क्षेत्र है। सेंट्रल एशियन डेजर्ट के चारों तरफ स्टेपी का मैदान है, जहां गेहूं कृषि है। लास्ट लाइन, अर्थात मध्य एशिया में डेजर्ट का नाम है किजिलकुम काराकुम, आपने एटलस में देखा था। किजिलकुम काराकुम मैंने नाम बताया था कल भी। तो सेंट्रल एशिया के मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहला है स्टेपी घास का मैदान, और दूसरा है शीत मरुभूमि। मुख्य रूप से दो जलवायु यहां मिलेगा। स्टेपी घास का मैदान है और शीत मरुभूमि है। ओके, इसी को किर्गिज स्टेप भी कहते हैं। जो किर्गिस्तान है ना, देखो अब तुम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है यहां पे कि ये जो कैस्पियन का भाग है, यहां पर इस भाग में कैस्पियन के किनारे का जो भाग है ना,
इस किनारे के भाग पे यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है, जिसको रूम सागरीय भी कहते हैं, जहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। तो इस भाग में शीतकालीन वर्षा होगी, जो कैस्पियन के किनारे किनारे का भाग है। ध्यान रखना कि ये जो भाग है कैस्पियन के पूर्वी भाग को हम कह रहे हैं, नोट भी कर सकते हो, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का भाग है। लेकिन इसके बाद जो ये भाग है ना, ये स्टेपी जलवायु है। ये स्टेपी जलवायु का, ये इस तरह से स्टेपी का ये भाग हो जाएगा। और उसके बाद जो ये बीच में जो ये दो नदियों का भाग है, ये है तुम्हारा डेजर्ट, यानी मरुभूमि का ये भाग है। यहीं पे किजल कुम और कारा कुम वगैरह मिलेगा। और इधर जो फिर किर्गिस्तान, जो ताजिकिस्तान किर्गिस्तान का ये वाला भाग है, इधर आप आओगे तो फिर आपको यहाँ पे स्टेपी ही मिलेगा। इधर भी स्टेपी जलवायु मिलेगा। इसको किर्गिज स्टेपी कहते हैं, ताजिक स्टेपी कहते हैं। तो बीच में डेजर्ट और चारों तरफ से स्टेपी ग्रासलैंड से घिरा हुआ है। और कैस्पियन के किनारे वाले भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। और ईरान वाले इस भाग में, देखो नीचे तेहरान है, तो ईरान वाले इस भाग में भी शीतकालीन वर्षा होती है। और आपको पता है कि शीतकालीन वर्षा अगर होगी तो वहां पर गेहूं का कृषि भी होता है। तो यहां भी रूम सागरीय जलवायु है ईरान के उत्तरी भाग में, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये हमारा है जलवायु तंत्र पूरे सेंट्रल एशिया का। इसको आप देखो, सेंट्रल एशिया मुख्य रूप से ना स्टेपी है या तो डेजर्ट, घास का मैदान है या डेजर्ट है। और ये अगर हम ऊपर में आएंगे, कजाकिस्तान के ऊपर वाले इस भाग में आएंगे, इस भाग में अगर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कजाकिस्तान में आएंगे, तो ये जो हमारा भाग है इसको हम लोग कहते हैं साइबेरियन जलवायु। साइबेरियन जलवायु है, लेकिन इसका जो मुख्य नाम है वो होना चाहिए, जो अब ज्योग्राफर्स लोग लिखते हैं, वो है वुडलैंड स्टेपी। ये वुडलैंड स्टेपीज हैं, ऊपर का भाग ये सब वुडलैंड स्टेपीज हैं। इसका मतलब क्या है वुडलैंड स्टेपीज का, कि ऊपरी भाग में, सेंट्रल एशिया के उत्तरी भाग में जंगल भी है, कहीं चारों तरफ कहीं कहीं वृक्ष भी मिलते हैं और घास भी है। ये वुडलैंड स्टेपीज है ये। आसिफ इकबाल लिख रहा है कि कजाकिस्तान की आर्मी और एनडीए जो भारत में आर्मी है, वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग लेता है। बिल्कुल सही। इस तरह से बहुत सारे देशों से हमारा कोऑपरेशन है। अब आईपीएस बन के जाओगे तो देखोगे कि नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, ये सारे जो आईपीएस होते हैं भारत में ही इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, तो स्टेपी वुडलैंड हो गया, फिर स्टेपी है, फिर बीच में डेजर्ट है। इस तरह का आपको क्लाइमेट याद रखना है। कैस्पियन के पास भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। तो यहाँ मुख्य फसल क्या होगा, गेहूं होगा। गेहूं ही मुख्य फसल है। मक्का होता है इस क्षेत्र में। अगर आओगे तो जहां भी ट्राइबल इकोनॉमीज होता है, ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइब्स को मक्का बहुत पसंद होता है, ऐसा लगता है। तो ये मक्का का ये कॉर्न बेल्ट सब है। यहाँ पर कॉर्न है, वीट है, पशुपालन है, पशुचारण है। मध्य एशिया की यही कहानी है। और इस कहानी से अब बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग कुछ और भी कर पाएंगे। और चलते हैं अब दूसरे पेज पर, और यहां चलते हैं रसिया, रूस को निकालते हैं। जल्दी से आओ रसिया पे। रूस का पेज निकालो। CIS लिखा होगा आपके पेज में। CIS लिखा होगा। CIS का पेज निकालो, या रसियन फेडरेशन लिखा है तो वो पेज निकालो।
और रूस को अच्छे से करना है। रूस को आप पहले एटलस में करो, बाद में हम बोर्ड पे दिखाएंगे। खुद से प्रैक्टिस करो। ओके। अजरबैजान वाला भाग हम बताएंगे, अभी नहीं। रूस के साथ ही बताएंगे। अल्टीमेट बॉस तो रूस है ना। ओके। स्कूल एटलस में पेज नंबर 59 रूस का एटलस निकालो, और हम लोग रूस को बड़ी शांति से करते हैं। पहले चलते हैं रूस के पूर्वी भाग में। रूस के पूर्वी भाग में चलो, प्रशांत महासागर में। ब्लैक स्वान में पेज नंबर 53। ऑक्सफोर्ड में 44। दूसरे वाले ऑक्सफोर्ड में शायद 63 या 81, पता नहीं, जो भी पेज नंबर है। पूरे पेज में रूस का ही मैप होना चाहिए, बड़ा मैप रूस का। CIS लिखा होगा शायद। चलो शुरू करते हैं। तो रूस के पूर्वी भाग में सबसे पहले मिलेगा कमचटका पेनिनसुला। कमचटका पेनिनसुला मिला क्या? ओके, वेरी गुड। अब कमचटका पेनिनसुला पर थोड़ा सा लिख लो। लिखो कमचटका पेनिनसुला ज्वलंत ज्वालामुखी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। कमचटका बहुत खतरनाक जगह है। नाम है कमचटका, लेकिन पूरा चटका है ये। स्वतंत्र ज्वलंत ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्र, पेट्रोलियम संसाधन, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस, रूस को अलग ढंग से करना पड़ेगा। रूस के एक एक पॉकेट्स में जाके उसका अच्छा काम करते हैं अभी। कभी रूस घूमने जाओगे तो मुझे याद करोगे। ओके। फिर है कमचटका के नीचे आओ तो है सखालिन द्वीप। देखो एक डंडा वहां दिख रहा होगा, सखालिन द्वीप। लिखो इसको भी। सखालिन द्वीप। सखालिन द्वीप पर
आप लिखो ओएनजीसी ने पेट्रोलियम नेचुरल गैस के लिए, ओएनजीसी भारत का पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए रूस से समझौता है। ओके, फिर लिखो सखालिन आपने देखा, वहीं पे ओखोत्स्क सागर दिखा था क्या ऊपर में? ओखोत्स्क सागर, ओखोत्स्क सागर। ओके, अब क्या करना है कि वहीं तट पर एक नगर को ढूंढो, व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक को ढूंढो। रूस का पूर्वी दक्षिणी भाग, तट पर बंदरगाह है व्लादिवोस्टोक। सुरेंद्रपाल सिंह मिल गया। घबराना किसी को नहीं है, हम इस पे अभी नहीं दिखाएंगे, अभी आपको ढूंढना है। एकदम नीचे व्लादिवोस्टोक। अब लिखो व्लादिवोस्टोक का जहाज निर्माण उद्योग, व्लादिवोस्टोक में लिखना है जहाज निर्माण उद्योग। रूस को पढ़ाने का मेथड बदल रहा है, तुम भी देख सकते हो। जहाज निर्माण उद्योग। तथा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पूर्वी टर्मिनस पॉइंट, मजहर अली काफी क्विक देखता है, अच्छा देखता है, तो मजहर तुमसे काफी आशाएं हैं मेरी। क्विक देखते हो तुम, बहुत, सबसे आशाएं हैं। एक बात याद रखो, किसी एक व्यक्ति के शब्द के लिए कुछ अच्छा कहा जाए तो बाकी लोग बुरे थोड़ी होते हैं, बाकी लोग उससे भी अच्छे हो सकते हैं। ओके, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का नाम सुना होगा, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पूर्वी केंद्र, का पूर्वी केंद्र। फिर आपसे भी सबसे उतनी ही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, खरे उतरो। नेक्स्ट लिखो,
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का नाम सुना होगा, ओके, उसका व्लादिवोस्टोक उसका टर्मिनस पॉइंट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पूरे रूस के पूर्वी भाग में देखो तो पर्वत है या नहीं? रूस के पूर्वी भाग में पर्वत है और पूर्वी दक्षिण भाग में भी पर्वत है। चीन की सीमा के पास भी पर्वत है। आपने अल्ताई देखा था, सायन देखा था, अगर आपको याद हो तो। चीन की सीमा के पास नीचे जाओ तो देखो अल्ताई है, सायन है। उसी से पूर्व की तरफ जाओगे, पूर्व और उत्तर रूस के किनारे किनारे सब पर्वत है। यावलोनोकोव, जुगजूर, यावलोनोकोव, स्टेनोवाय, जुगजूर, कोलियामा, सिखोटे, कई पर्वत है। अब इन पर्वतों का नाम इतना रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लो, दर्शन कर लो बस। अब हमारे इसमें तो है ही नहीं, ज्यादा नहीं इसमें। यावलोनोक्वाय, जुगजूर, इसमें तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ये तो आपको रिवाइज करवाएंगे इसे आज, इसमें भी नहीं। कोलियामा, कोरियक, स्टेनोवाय। टर्मिनस पॉइंट मतलब होता है जहां के बाद रेल आगे नहीं जाएगी, वो टर्मिनस पॉइंट है। और स्टेशन तो है जहां पे ट्रेन रुकती है। सिखोटे, सारे पर्वतों की श्रृंखला को देख लो। अब ऐसा करना है कि रूस के पूर्वी भाग से थोड़ा अंदर आओगे, हमारे पास मैप ही नहीं है। रूस के पूर्वी भाग से थोड़ा अंदर की ओर आओगे तो वर्खोयास्क मिलेगा। क्या वर्खोयास्क मिला? वर्खोयास्क का नाम सुना होगा। वर्खोयास्क पर्वत भी है, पठार भी है, और विश्व का कोल्डेस्ट, लिख लो, वर्खोयास्क दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश है। सबसे ठंडा प्रदेश है। दक्षिणी गोलार्ध के वोस्टोक से भी ज्यादा ठंड पड़ती है यहां पे। दक्षिणी गोलार्ध के वोस्टोक से भी ज्यादा ठंड पड़ती है यहां पे। वर्खोयास्क रेंज भी है और एक पठार भी है। जगह का नाम भी वर्खोयास्क है। ओके, अब लिखो आप नेक्स्ट। वर्खोयास्क पर विश्व का सबसे बड़ा प्रतिचक्रवात बनता है, ये भी लिख लो। विश्व का सबसे बड़ा, नाम रखे हो अभय प्रताप सिंह और लिख रहे हो डर लगता है।
ये प्रताप सिंह हटा दो, फिर नाम लिख दो, अब है डरपोक। ओके, अब आप लिखो, क्या लिखे हो? वर्खोयास सबसे बड़ा, सबसे विशालतम प्रतिचक्रवात बनता है। उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, वर्खोयास से आगे आओ। एक नदी है, एक नदी है। कौन सी नदी है? यही डिवीजन करेगी। इसका नाम है लेना। लेना नदी को देखो, इसमें दिखेगा, ये देखो है लेना नदी। यहां पर है लेना। अब लेना नदी को, यही है हमारा लेना रिवर। लेना रिवर है यहां से, ये तो कोई और नदी है, आप लेना देखो बस। तो ये लेना नदी है और यहां पर है आपका लेक बैकाल, जो आप बचपन से जानते थे जिसका नाम, वो आज आपको दिखेगा। और यही लेना से ही, लेना नदी लेक बैकाल से ही निकलती है। अगर अच्छा एटलस होगा तो यहां पे लिखा होगा लेना अपलैंड्स, यहां पे लिखा होगा बैकाल अपलैंड्स, सॉरी बैकाल अपलैंड्स लिखा होगा। और बैकाल झील है और उससे लेना नदी निकल रही है। और ये जो भाग है लेना नदी से, जो पूर्वी भाग है, इसका नाम हो जाता है ईस्ट साइबेरियन हाईलैंड्स। ये भाग ईस्ट साइबेरियन हाईलैंड्स कहलाता है। ये रहा रूस का पहला भाग। तो रूस का पहला डिवीजन हमने निकाल दिया। बैकाल झील मिला या नहीं? बैकाल पे आप लिख सकते हो दुनिया की सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील, और यह भ्रंश घाटी में है। बैकाल एक भ्रंश घाटी है, तो लिखो भ्रंश घाटी झील है। भ्रंश घाटी झील है। फिर लिखो शुद्ध जल। दुनिया का जो शुद्ध जल है, सबसे अधिक शुद्ध जल इसी झील में है। सबसे अधिक शुद्ध जल इसी झील में प्राप्त होता है। और लिख लो बैकाल क्षेत्र।
बैकाल क्षेत्र लौह इस्पात के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बैकाल क्षेत्र लौह इस्पात उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, जहां इरकुत्स्क, या देखो बैकाल, दक्षिणी बैकाल के नीचे वाले भाग में इरकुत्स्क एक जगह है, इसको ढूंढो। इरकुत्स्क सबसे प्रसिद्ध है। यहां सबसे प्रसिद्ध है, यहां लौह इस्पात उद्योग भी है। इरकुत्स्क बिल्कुल सही। इरकुत्स्क दक्षिणी बैकाल पे है, सब लोग ढूंढो, हम बहुत टाइम दे रहे हैं, आराम से पढ़ो। मैपिंग तो आराम से करने का चीज है, इसमें कोई घबराहट, हड़बड़ाहट, भाग दौड़ नहीं करना है। इरकुत्स्क आयरन एंड स्टील सिटी है। और बैकाल के किनारे होने के कारण यहां पर टूरिज्म भी डेवलप्ड है, और यहां पर वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग से भी जुड़ी हुई है। यहां ट्रेन रुकती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग समझो स्वर्ग है भाई। हम गए नहीं हैं लेकिन जाना है मुझे एक बार व्लादिवोस्टोक से लेकर के बिल्कुल सेंट पीटर्सबर्ग तक टिकट कटाएंगे और 8 दिन ट्रेन में रहेंगे। 8 दिन लगता है टोटल, 7 दिन। इरकुत्स्क एक सिटी का नाम है, बैकाल के दक्षिण में है। शांति से देखो ना यार, कुछ लोग तो घबराहट में ही दिखता नहीं, उसको दिखना बंद हो जाता है। जैसे क्रिकेट मैच खेलने गए, मन में घबराहट है तो बॉल अपने आप ही नजर नहीं आता है, ऐसा हुआ होगा ना। और अंदर से कॉन्फिडेंट हो, खुश हो, तो बॉल, फुटबॉल नजर आता है। चलो इरकुत्स्क मिल गया, वेरी गुड। अब यहीं पे एक सिटी और है, चीता। चीता को भी ढूंढो। इरकुत्स्क से देखो इधर है, पश्चिम की तरफ, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर ही है। एक सिटी और है चीता, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर ही है। चीता में लिखो फर मेकिंग इंडस्ट्री है। फर मेकिंग इंडस्ट्री है यहां पर चीता में। फर मेकिंग इंडस्ट्री, FUR। तो आयरन एंड स्टील इरकुत्स्क में, चीता में फर मेकिंग इंडस्ट्री। और ये दोनों ही रेलवे ट्रैक पे बना हुआ है। ये हम रेलवे ट्रैक बनाना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो रेलवे ट्रैक आपको भी याद रखना है। ये रेलवे ट्रैक से जरूर प्रश्न पूछेगा। तो चीता है फर मेकिंग। अब यहां से हमारी रेलवे ट्रैक इधर जा करके खाबरोयास्क, फिर नीचे हमारे एटलस में नहीं दे रखा है रेलवे ट्रैक। तो आप देखो यहां पर हमारा रेलवे ट्रैक इरकुत्स्क
चीता फर मेकिंग, यहाँ है खाबरोयास्क, खाबरोस्क है, खाबरोस्क। खाबरोस्क में आ जाओ, यहाँ पे देखो ये शिखोटे वाला पार्ट था। खाबरोस्क में यहाँ क्या है, तो सबसे पहले तो ये एक एयरपोर्ट है, खाबरोस्क एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। प्लस क्या है ये, प्लस ये भी है आयरन एंड स्टील का केंद्र, और यहां पर भी ये बड़ा बिजनेस सेंटर है खाबरोस्क। यहां पे आयरन स्टील है, यहां पे टिम्बर वुड है, टिम्बर वुड है यानी कास्ट कर्तन, लंबरिंग कास्ट कर्तन का उद्योग भी यहां पर है। और ये हमारा व्लादिवोस्टोक। तो आप देखो, अगर हम लोग चलेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे पे तो पहले व्लादिवोस्टोक, फिर मिलेगा खाबरोस्क, फिर हम लोगों को मिलेगा चीता, फिर मिलेगा उलान उडे, मैंने छोड़ दिया उसको। चीता आप याद रखो, एक स्टेशन यहाँ, दूसरा स्टेशन यहाँ, पहला स्टेशन यहाँ, और फिर मिलेगा उर्कुत्स्क। उर्कुत्स्क में भी एयरपोर्ट है, उर्कुत्स्क में भी एयरपोर्ट है। उर्कुत्स्क एक बड़ा सेंटर है, टूरिज्म का भी सेंटर है, बैकाल पर है। तो 1 2 3 4 सिटीज हमने देख लिया। अब ऐसा करो, यहां पे येनिसी रिवर को हम लोग देखते हैं। अब एक नदी और यहां पे आइडेंटिफाई करना है भाई, एक नदी और आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपने आप मजा आ जाएगा। ये देखो, ये जो नदी है ये है हमारी येनिसी, ये येनिसी रिवर है। तो ये लेना और येनिसी के बीच में है सेंट्रल साइबेरियन पठार, यही सेंट्रल साइबेरिया है। ये जो भाग निकल करके सामने आया, ये हमारा दूसरा रीजन है, यह है सेंट्रल साइबेरिया का भाग। कितना बढ़िया डिवीजन ज्योग्राफर्स ने कर दिया है। ये हमारा क्या था, पूर्व साइबेरिया। पूर्व साइबेरिया ये था पर्वतीय क्षेत्र, इधर पर्वत थे, और ये भाग में पठार है। येनिसी नदी और लेना नदी के बीच में पठार है। और ये जो हमारा चल रहा है, रंग बदल देते हैं, शायद इससे ज़्यादा स्पष्टता बन जाए। एक लाल रंग यहां से अगर हम जोड़ दें तो इसको मान के चलना है कि हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ये देखो, अब शायद तुम लोगों को ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा कि हमारा रेल मार्ग कैसे चल रहा है, और साथ ही साथ रूस का हम लोग भूभौतिक विभाजन कैसे कर रहे हैं। तो येनिसी रिवर मिल गई आपको। यह सेंट्रल साइबेरिया का पठार। अब सेंट्रल साइबेरिया के पठार, जैसे ही पठार शब्द आएगा खनिज बहुत होगा, तो लिखो सेंट्रल साइबेरिया में गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम, ये सब मिलता है। और अलौह धात्विक खनिज का भंडार उत्तर में है। जैसे यहां देखो एक नोरिल्स्क जगह है, प्लीज देखो इसको, नोरिल्स्क। नोरिल्स्क में वही है यूरेनियम, कॉपर, निकेल। निकेल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, निकेल। नोरिल्स्क एक जगह है यहां पे, इसको देखो।
और क्रास्नोयार्स्क है जहां हमने ये बना रखा है, ये स्टेशन है क्रास्नोयार्स्क। ये भी है, ये क्रास्नोयार्स्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आयरन एंड स्टील के लिए, आयरन एंड स्टील। ये है क्रास्नोयार्स्क। इरकुत्स्क के बाद आएगा क्रास्नोयार्स्क, ध्यान से देखो। यह है हमारा आयरन एंड स्टील के लिए। यह हमारा स्टेशन नंबर 5 क्रास्नोयार्स्क। क्रास्नोयार्स्क मिला या नहीं? मिल गया, वेरी गुड। मोनिका, दीपक, आदित्य, जितेंद्र, राजीव, छाया, मिल गया। प्रियंका, नेरिल्स्क में लिखना है, मैंने यहां लिख दिया है ना। निकेल मिलता है नोरिल्स्क में, निकेल है, कॉपर है, यूरेनियम है, इस तरह का मिलता है इस पठार पे सबसे ज्यादा। गोल्ड डिपॉजिट्स भी बहुत है, लेकिन ये सब अनएक्सप्लॉयटेड है। रूस को जरूरत नहीं है इसका माइनिंग करने का, रूस में डिमांड नहीं है। गीता, आकांक्षा, किशन, गुड, सब मिल गया। प्रतिभा, अब देखो यहां पे है क्रास्नोयार्स्क, क्रास्नोयार्स्क है यहां पे, और इसके नीचे आओगे तो मिलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, नोवोकुजनेत्स्क। क्या आप इसको देख पा रहे हो? नोवोकुजनेत्स्क, इसी को कहा जाता है कुजबास। कुजबास, यही कुजबास क्षेत्र है जो कि कोल माइनिंग का सबसे बड़ा सेंटर है रूस का। कुजबास मिला, कुजबास, डोनबास, कुजबास, बचपन से पढ़े होगे, एनसीईआरटी में लिखा होगा। तो ये जो कुजबास क्षेत्र है इसका नया नाम है नोवोकुजनेत्स्क। कोयला, कोयला क्षेत्र है नोवोकुजनेत्स्क। त्रिपाठी पांडे जी, यहां देखो कुजबास में कोयला, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछते रहता है ये। अब यहां देखो, अब तो ये जो कुजबास क्षेत्र है इसके चारों तरफ आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्रीज डेवलप होगा। इधर जाओगे पूर्व में तो इरकुत्स्क था, अंगार्स्क है, ये सब आयरन स्टील है। ऊपर जाओगे तो क्रास्नोयार्स्क है, यहां भी है। थोड़ा सा क्रास्नोयार्स्क से आगे जाओगे तो टोम्स्क है, टोम्स है, नोवोसिबर्स्क है, ये सब आयरन स्टील का इंडस्ट्री। टोम्स्क, एक ओम्स्क भी है, आगे जाने के बाद देखो यहां ओम्स्क भी है। तो ये सब जितने भी इंडस्ट्रीज यहां पर डेवलप हो रहे हैं कुजबास के क्षेत्र में, अगर आप देखोगे चारों तरफ लौह इस्पात उद्योग एकदम से चारों तरफ अम्ब्रेला की तरह डेवलप कर गया है। तो ये कोल बेल्ट का परिणाम है। जैसे भारत में झरिया कोल बेल्ट है, तो छोटानागपुर के झरिया, रानीगंज, तो चारों तरफ देखोगे तो वहां भी आयरन स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये कोयला कितना महत्वपूर्ण है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, उसको आप देखो। कुजवास में एंथ्रासाइट कोल है और हाई बिटुमिनस भी है, कोकिंग कोल, बेस्ट क्वालिटी कोल मिलता है कुजवास में। ओके, तो कुजवास क्षेत्र की महत्ता को जरूर याद रखो। अब चलते हैं अपने एक और नदी पर जिसका नाम है ओब इर्तिश। अगर आप लोगों को याद हो तो इर्तिश नदी हमने निकाला था कजाकिस्तान के उत्तरी भाग में, लेकिन आपको याद नहीं होगा शायद। तो अगर आप याद करना चाहो तो यहां देखो, अब ये
इर्तिश नदी कहाँ गया? ये इर्तिश और ओब, यहाँ देखो इस तरह से इर्तिश नदी यहाँ पे आ रही है और ओब इधर से आ रही है, ओब इधर से आ रही है और ओब और इर्तिश जाकर के यहां मिलती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी से निर्मित खाड़ी है। ओब कहां गिर रही है? ये देखो यही हमारी ओब नदी है, ये ओब यही है, ओब नदी है। ये इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है इर्तिश। इसको हम लोग ओब इर्तिश भी कहते हैं, इस तरह से ये बना हुआ है, ये ओब इर्तिश है। हम लोग ओब इर्तिश वाले भाग में आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा तीसरा भाग, येनिसी और ओब के बीच में, येनिसी और ये ओब इर्तिश के बीच का जो ये पूरा भाग है, नीचे से आपको देखना है पूरा ये भाग, पूरा ये भाग ओब इर्तिश को लेना है आपको। तो ये जो पूरा भाग है ये कहलाता है साइबेरियन प्लेन या वेस्ट साइबेरियन प्लेन। इसको हम लिख देते हैं यहां पर, ये है वेस्ट साइबेरियन प्लेन। यानी जो एशियाटिक पार्ट है रूस का, जो रूस का एशियाटिक पार्ट है, क्योंकि यहां आप देखो क्या है, ये है तुम्हारा यूराल पर्वत, यहीं पर यूराल पर्वत है और यहीं से यूराल नदी भी जा रही है इसमें। तो ये जो हमारा यूराल पर्वत है इसको हम पर्वत ही बना देते हैं, पानी में चला गया ये तो खैर कोई बात नहीं है। तो यूराल पर्वत से इधर पूरा एशिया का भाग है ना, इस एशिया के भाग को साइबेरिया कहते हैं। अब साइबेरिया का 3 भाग हो गया, साइबेरिया का 3 भाग हुआ, कौन कौन सा? साइबेरिया का 3 भाग हो गया। पहला हो गया पूर्व साइबेरियन हाईलैंड्स, दूसरा हो गया सेंट्रल साइबेरियन पठार और तीसरा हो गया वेस्ट साइबेरियन प्लेन। यानी प्लेन, पठार, पर्वत, ऐसे चलना है, प्लेन, पठार, पर्वत, 3 भाग हो गया इसका। चाइना रसिया पर कब्जा काहे नहीं करता सर? बाप रे, रसिया के मिलिट्री पावर को कोई चैलेंज कर सकता है क्या? बॉस है रसिया, आर्थिक रूप से थोड़ा विपन्न हुआ है, मिलिट्री पावर थोड़ी रसिया की कहीं चली गई है, आज भी सुपर पावर है अगर मिलिट्री की हम बात करेंगे तो। सिर्फ ईस्ट सेंट्रल मिडिल नहीं करना है, आपको लिखना है ईस्टर्न हाईलैंड्स, जो हमने लिखा है वो है आपका। कुलदीप यादव लिख रहे हैं मैं एक सोल्जर हूं। मंगोलिया अपना स्वतंत्र देश है और इनर मंगोलिया चाइना का भाग है। ओके, अब यहां पे हम लोग चलेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर में हमारा रेलवे ट्रैक कैसे चल रहा है। रेलवे ट्रैक को बिल्कुल पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब यहां देखो, तो ये हमारा था क्रास्नोयार्स्क, इरकुत्स्क था, ये इरकुत्स्क था, फिर हमारा यहां था ये क्रास्नोयार्स्क, तो हमारी रेल चल रही है। इसके बाद आएगा ये नोवोसिबर्स्क, नोवोसिबर्स्क में क्या है, लौह इस्पात, और उसके बाद ये जाएगा ओम्स्क, ओम्स्क, नोवोसिबर्स्क। तो ये देखो हमारा सब स्टेशन कैसे मिल रहा है, नोवोसिबर्स्क, ओम्स्क, सब में बस लौह इस्पात उद्योग याद रखना है।
रूस ने क्या किया है अपने डेवलपमेंट के लिए कि सभी मेजर सिटी जो कि रेलवे ट्रैक पर आ रहे थे, सभी जगह आयरन स्टील उद्योग दे दिया, क्योंकि आयरन स्टील उद्योग क्या होता है, आधारिक उद्योग होता है। और अगर आयरन स्टील उद्योग सक्सेसफुल है तब निश्चित रूप से बाकी उद्योगों के डेवलप होने की संभावना अपने आप ही बन जाती है। जैसे मान लो कटलरी उद्योग है, मोटर वाहन उद्योग है, सारे जितने भी उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं आयरन स्टील के ही प्रोडक्ट पे आधारित होते हैं। तो आयरन स्टील का जो उत्पाद्य है, जो प्रोडक्ट है, वो अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है ना। तो स्टील एक रॉ मटेरियल बन जाता है कटलरी उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो यहां पे आप देखो, ये यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारा यूराल पर्वत था जो आपको स्पष्टता देखना होगा। अभी हमारी ट्रेन चलती हुई जाएगी चेलियाबिंस्क, नहीं, ये हमारी ट्रेन, सॉरी, ये हमारी ट्रेन जाएगी ओम्स्क तो हमने दिखाई दिया था। इसके बाद जाएगी ये मैग्नीटोगॉर्स्क, इसके बाद ये ऊपर लेकर के जाना है, नीचे नहीं जाना है। ये काटरिनबर्ग जाएगी, ये काटरिनबर्ग ऊपर ये जाती है, ये काटरिनबर्ग है। अब आप लोग ऐसा करो कि यूराल पर्वत के भाग में आओ, यूराल पर आओ और दक्षिणी यूराल को देखना। ये जो दक्षिणी यूराल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस का लोहा सब यहीं पर है, रूस का लोहा दक्षिणी यूराल में है। तो आप लिखो, दिलीप तुम भी सोल्जर हो, वेरी गुड। यूराल पर्वत पे आपको लिखना है। तो यूराल में लिखना है, दक्षिणी यूराल में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। दक्षिणी यूराल में लौह अयस्क के विशाल भंडार है। यहां मुख्यतः, यहां पे मुख्य रूप से देखो क्या क्या है। सीरोव, एक जगह होगा सीरोव, दूसरा होगा ये काटरिनबर्ग, ये काटरिनबर्ग, तीसरा होगा मैग्नीटोगॉर्स्क, एक और होगा निजनी तागील, निजनी तागील, सिरो, एकाटरिनबर्ग, और एक जगह है उफा, और एक है चेलियाबिंस्क, चेलियाबिंस्क। सबसे ऊपर होगा निजनी तागील, सिरोव। तो ये सिरोव, एकाटरिनबर्ग, मैग्नीटोगॉर्स्क, निजनी तागील, उफा, चेलियाबिंस्क, सबको यहां पर देखो। हमारे वाले में नहीं है इतना, लेकिन आप वाले एटलस में जरूर दिखाएगा। हम भी कोशिश करते हैं इसमें ढूंढने का, कुछ तो दिखेगा ही। ये देखो सिरोव है यहां पर, उसके नीचे एकाटरिनबर्ग है, चेलियाबिंस्क है, मैग्नीटोगॉर्स्क है, 4 तो मिल गया। निजनी तागील नहीं मिलेगा, निजनी तागील सिरोव के जस्ट नीचे में है, सिरोव के पास है निजनी तागील। उफा मिल सकता है, उफा भी है। इसको कहते हैं दक्षिणी यूराल। प्रशांत रावत भी सोल्जर्स है, बहुत सारे सोल्जर्स जुड़े हुए हैं हमसे। तो अजय कुमार, अभी वो टाइम आएगा, अमेरिका के बारे में बात करेंगे। अवधेश प्रताप, स्टेट प्लेयर हो, किस चीज के स्टेट प्लेयर हो भाई? अवधेश प्रताप चौधरी।
धर्मेंद्र कुमार भी है आर्मी में, मिल गया सब। तो लौह इस्पात के संजीव पांडे हम एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो आप सब हो। ताइक्वांडो, चेस प्लेयर, हरियाणा पुलिस में हूं, पूजा। ओ माय गॉड, ग्रेट। सोनू यादव, यूपी पुलिस की नौकरी छोड़कर मैं प्रशांत, मैं सब इंस्पेक्टर हूं। गीता, आई एम ए टीचर। ओके, बहुत सारे लोग। अब आप लोग सचमुच में ना बड़ा सोचो, और चूंकि एक चीज़ तो आप प्राप्त कर ही चुके हो, 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाए आप। बस लगे रहो। सारे मिल गए। थैंक यू फॉर द डे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल शायद सैटरडे है, तो कल तो आपका कौन सा क्लास होगा? करंट अफेयर का क्लास होगा। और तब तक आप मुझे मिस करिए, हम भी आपको मिस करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू। बाय बाय।